आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और 11वें चैप्टर में हमने पिछले वीडियो तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने उसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और देखिएगा बहुत अच्छा चैप्टर है। कभी कभार इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आते भी हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा समझने के लिए। अप्रोक्सीमेट 20 न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में जो हमें करने हैं। देखिएगा नंबर 1, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी इसने, आर बराबर दी है 36 सेमी दी है और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। आपको पढ़ाया था पहले ही कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर हो गई। तो ये हो गया F बराबर R बटा 2 और F बराबर हो गया 36/2 बराबर 18 सेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझो, मतलब हीरे का अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू तो दी है 2.42 और क्रांतिक कोण सी की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू 2.42 और सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो म्यू बराबर होता है 1/sin सी, आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी। क्लियर, ये सूत्र आया था, पूर्णांतिक परावर्तन में आया था, ऐसे कुछ आया था, पूर्णांतिक परावर्तन में आया था। म्यू बराबर होता है 1/sin सी, या sin सी बराबर 1/म्यू, या sin सी बराबर 1/2.42। क्लियर, या sin सी बराबर हो जाएगा 100/242, या sin सी बराबर हो जाएगा 50/121 और sin सी बराबर होगा 0.4132, या सी बराबर साइन इनवर्स 0.4132 और सी की वैल्यू होगी 24.4 डिग्री। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसकी वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी। तो या तो आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई मिलेगी और अगर दी हुई नहीं है तो आप सी बराबर साइन इनवर्स इतना लिखकर ही आंसर लिख सकते हो, आपका वो उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 24 घंटे लेती है। ये हम जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगेगा। अब बात आ रही है कि 1 डिग्री मतलब कि पूरा चक्कर लगाने में, अर्थात 360 डिग्री का चक्कर लगाने में तो 24 घंटे का समय लग रहा है। तो कह रहा है कि 1 डिग्री चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो आप, चूंकि 360 डिग्री विस्थापित होने में लगने वाला समय बराबर 24 घंटे। 24 घंटे को 24 × 60 मिनट में हमने लिख दिया, इसलिए 1 डिग्री विस्थापित होने में लगने वाला समय हो जाएगा 24 × 60/360। काटोगे तो कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट का समय लगेगा। अब देखिएगा, 6 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म से 3 डिग्री का विचलन उत्पन्न होता है। 6 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म से 3 डिग्री का विचलन उत्पन्न होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसको समझो आप। तो ए की वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री, और 3 डिग्री का विचलन, डेल्टा का मान कितना है, 3 डिग्री, और म्यू की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा बराबर म्यू -1 गुणा में ए। साथ में कहा था कि इसको अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसके पर आधारित एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सूत्र आपको याद होना ही होना चाहिए कि डेल्टा बराबर हो गया म्यू -1 गुणा में ए। या डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बराबर हो गया म्यू -1 गुणा ए की जगह 6 डिग्री। क्लियर, या फिर हो गया म्यू -1 इज इक्वल टू 3 डिग्री बटा 6 डिग्री बराबर 1/2, या म्यू बराबर 1 + 1/2,
या 3/2 बराबर 1.5। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रकाश की किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 56 डिग्री है। यदि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा एम का मान कितना है? 56 डिग्री है। ए का मान कितना है? 60 डिग्री है। और म्यू का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर। तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो है म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बटा 2। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद करना था। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन 60 प्लस 56 बटे 2 और साइन 60 बटे 2, ये हमने इसकी वैल्यू इसमें रख दी। या म्यू बराबर साइन 58 बटे साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 58 बटे 1/2, तो साइन 58/1/2, या फिर 2 चला गया घूमते हुए 2 साइन 58। अब साइन 58 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। तो ये हो जाएगा 0.8480, या म्यू बराबर हो गया 1.696। क्लियर। और अगर दी हुई नहीं है तो आप यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगला सवाल, एक पतले प्रिज्म का कोण 5 डिग्री है। इसका लाल तथा बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 एंड 1.6 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो ए का मान तो है 5 डिग्री, ये ए है भाई, क्या है ये? कैपिटल ए है। म्यू आर का मान 1.5 अर्थात लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.6 है, और थीटा की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर होता है म्यू आर, थीटा बराबर है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, या फिर थीटा बराबर हो गया 1.6 माइनस 1.5 गुणा 5, या फिर थीटा बराबर 0.1 गुणा 5 डिग्री, या थीटा बराबर 0.5 डिग्री, या आधा डिग्री हो गया। आधा डिग्री को 30 सेकंड भी लिखते हैं। 30 डैश का मतलब होता है सेकंड। आपको बता दूं 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं। ये लिख दूं यहाँ पर मैं, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, ठीक है। और यह 1 डिग्री बराबर 60 डैश, सेकंड को डैश से लिखते हैं। तो 30 आधा डिग्री है ना, 0.5 डिग्री है, तो ये 30 सेकंड के बराबर हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखो, प्रिज्म कोण 6 डिग्री के कांच के प्रिज्म द्वारा लाल, पीले तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन क्रमशः 50.6 डिग्री, 51.9 डिग्री तथा 52.8 डिग्री है। प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता को ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू है 6 डिग्री, डेल्टा आर की वैल्यू है 50.6 डिग्री, डेल्टा वाई की वैल्यू इतना है, डेल्टा वी की वैल्यू इतना है, और ओमेगा हमसे पूछ रहा है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और याद नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो फॉर्मूले तो आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चांस नहीं। तो देखो, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, या फिर हो गया ओमेगा बराबर 52.8 डिग्री माइनस 50.6 डिग्री बटे 51.9 डिग्री। इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 0.0424। क्लियर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो, एक पतले समोत्तल लेंस के, समोत्तल का मतलब होता है समतल प्लस उत्तल, अर्थात एक पृष्ठ तो कैसी है? समतल है, और एक पृष्ठ कैसी है? उत्तल है। एक पतले समोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इस वाली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो कितनी है? 30 सेमी, अर्थात R1 का मान कितना है? 30 सेमी। क्लियर। तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी बताओ, एफ की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। ये तो बात है। साथ में R1 का मान तो 30 बता दिया, और इसका समतल वाले का क्या होता है? अनंत होता है। आपने पढ़ा होगा कि समतल जो दर्पण लेंस होता है, उसके समतल जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर।
तो R2 का मान तो इन्फिनिटी है, R2 का मान तो इन्फिनिटी है, R1 का मान कितना है 30 सेमी। आगे देखो तो देखिएगा अब लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f बराबर म्यू का मान 1.6 -1 और 1/r1 का मान क्या है 1/30 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होता है 0, 0 है तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.6 गुणा 1/30। क्लियर। या f बराबर हो गया 30/0.6, या f बराबर हो गया, सोल्व कर लो इसको लिख दिया बेटा 300 में पॉइंट हटाएंगे 300/6 हो गया, और 300/6 को काटे हम तो ये आ जाएगा 50। क्लियर। तो f की वैल्यू क्या आ गई है 50 सेमी। ये इसकी फोकस दूरी हमें प्राप्त हो गई। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर रखे एक पिन को छोटा पिन लिखो, एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेमी दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताओ। देखो u का मान तो क्या है 20 सेमी। अवतल दर्पण ऐसे बनता है ना, समझो इस बात को, अवतल दर्पण ऐसे बनता है और इधर ही बिंब प्रतिबिंब सब होते हैं, तो अपोजिट बनता है इसमें सब कुछ अपोजिट बनता है, तो u की वैल्यू क्या है -20। ये प्रतिबिंब की 40 सेमी है ना, तो v का मान -40 और f का मान हमसे पूछ रहा है। तो दर्पण है तो दर्पण समीकरण लगाओ, तो दर्पण समीकरण 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हमें तो 1/f की वैल्यू चाहिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f बराबर u की जगह रखा -20, तो 1/-20 प्लस 1/-40। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं तो 1/f बराबर हो गया -2 प्लस 1/40, या 1/f बराबर हो गया -3/40, या f बराबर हो गया -40/3 सेमी। ये इसकी फोकस दूरी है। अगला सवाल सब बिल्कुल सिंपल है, आपको कहीं जोर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने, अब की बार उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, ये देखो एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी की, f की वैल्यू क्या है 20 सेमी, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी, 10 सेमी की उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, तो दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो f का मान तो क्या है बेटा 20 सेमी है, दर्पण के सामने रखा है तो u का मान -10 हो जाएगा। भाई ऐसा दर्पण था, ऐसा दर्पण था, ऐसा है ना, कौन सा दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण अगर ये है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो इसकी फोकस दूरी तो इधर आएगी, वो तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। बिंब तो यहीं रखेंगे ना, तो बिंब इसका क्या हो गया अपोजिट, तो बिंब की दूरी क्या होगी माइनस, और v की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो अब दर्पण समीकरण 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता ही है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, हमें तो 1/v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, या 1/v बराबर 1/20 माइनस और 1/-10, क्योंकि u की वैल्यू क्या थी -10 थी, या फिर 1/v बराबर 1/20 और माइनस क्या हो गया प्लस 1/10, या 1/v बराबर 1 प्लस 2/20, या 1/v बराबर 3/20, या v बराबर हो गया 20/3 सेमी। क्लियर। आगे चलते हैं, उसने हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, साथ में प्रकृति भी पूछ रहा है, तो प्रकृति के लिए हम इसका रेखीय आवर्धन भी निकालते हैं, और रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। क्या होता है -v/u, ऐसा फॉर्मूला हमने देखा था, आपको याद होगा पहले। तो v की वैल्यू तो थी 20/3 रख दी, और u की वैल्यू थी -10 रख दी, और ये सूत्र वाला माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 20/3 गुणा 10, या 10 से काटा 2 तो 2/3, या 0.667। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 से छोटा है m का मान, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बोलो, प्रतिबिंब बनेगा छोटा।
अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होती तो प्रतिबिंब बनता बड़ा। साथ में प्रतिबिंब यहाँ सीधा बन रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई पॉजिटिव आई है, इससे ये पता लग रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये वैल्यू 1 से कम है तो ये छोटा है, और सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, इसलिए ये लिखा अतः वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा तथा आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें अब एक ही टाइप के न्यूमेरिकल रिपीट होंगे। मतलब कि कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ेगा, कितनी फोकस दूरी का उसको लेंस चाहिए, कैसा लेंस चाहिए, तो ये हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।